हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 626 देखते हैं। अगर आप ये सीरीज़ फॉलो करते हो ना तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 626 देखते हैं। इसमें हमें ये दे रखा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। -π/2 से +π/2। तो -π/2 से +π/2 cos x माइनस cos क्यूब x। तो यहाँ से पहले मैंने cos x कॉमन ले लिया। इस चीज़ को मैं सॉल्व करती हूँ। cos x कॉमन लिया तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। और जब भी अंडर रूट में कोई चीज़ होती है तो उसे अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो मॉड में लिखा जाता है। अगर ऐसे लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स तो इसे आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसे आप लिखोगे मॉड एक्स। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स को सिर्फ साइन एक्स नहीं लिखा बल्कि मॉड साइन एक्स लिखा है और अंडर रूट में आया कॉस एक्स। तो ये जो फंक्शन था वो तो हमारा इतना सा चेंज हो गया -π/2 से +π/2। अब हम क्या करेंगे, -a2 प्लस अगर लिमिट जाती है तो वही करना है। -π/2 से 0 और 0 से π/2 में ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि मॉड वाला जो फंक्शन है 0 से छोटी वैल्यू के लिए तो हम मॉड साइन एक्स को माइनस साइन एक्स लिख देंगे और 0 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए हम मॉड साइन एक्स को प्लस का साइन एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हम अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है cos x को अगर हम t मानते हैं तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, माइनस साइन एक्स डी एक्स को डी टी में कन्वर्ट कर देंगे, अंडर रूट टी हो जाएगा, इसकी वैल्यू t रख देंगे। ठीक है, तो ये तो इतना हो गया। और जब यहाँ पर आप x की जगह पे -π/2 रखोगे तो 0 आएगा, लोअर लिमिट 0। जब 0 रखोगे, अपर लिमिट 0 रखोगे x की जगह पे तो अपर लिमिट t की 1 आ जाएगी। तो इस वाले को तो हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमें cos x को t ही मानना पड़ेगा। cos x को t माना माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स को हम लिख देंगे माइनस डी टी। ये माइनस इधर आ गया है ना, तो इसको हमने लिखा साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी, ये रहा वो माइनस। ठीक है, और cos x को लिख दिया हमने t, तो अंडर रूट टी। 0 जब यहाँ पर रखोगे तो 1 आएगा, लोअर लिमिट 1 आ जाएगी। π/2 जब यहाँ पर रखोगे तो t की वैल्यू 1 आ जाए, t की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो अपर लिमिट 0 आ जाती है। फिर मैंने क्या किया, अगर मैं इन दोनों को आपस में बदलती हूँ तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना। अगर लिमिट्स को चेंज करते हो तो एक और माइनस इसके साथ आ जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये माइनस है, यहाँ प्लस हो गया। 0 to 1 ये दोनों क्या है, सेम ही है, तो क्या कर दिया, डबल कर दिया। 0 to 1 अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन, तो टी का अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 और साथ में 2/3। ये वाला 2 बाहर पहले से था तो 4/3, और इसमें आप 0 to 1 लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 आएगा आंसर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4/3। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 4/3। क्वेश्चन हमें कहा है ये चीज़ हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि 3 की पावर x से नीचे 3 की पावर x का स्क्वायर है। ये क्या मैं 9 की पावर x को 3 की पावर x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ। ठीक है, तो 3 की पावर x को मैंने t मान लिया। 3 की पावर x को जैसे ही मैं t मानती हूँ तो 3 की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है 3 की पावर x log बेस e3 dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 की पावर x को तो t लिख दिया, इसको भी हम t लिख देंगे। सॉरी, इसको कुछ ना करो, ये वाले को हम t लिख देते हैं, तो ये t स्क्वायर हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। 3 की पावर x और dx को लिखा जा सकता है dt अपॉन log 3, तो 3 की पावर x log x को लिख दिया dt अपॉन log 3। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है इसलिए साइड में इसको रखा। 1/1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी, तो ये साइन इनवर्स टी आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया। उसने क्वेश्चन में जो कह रखा है, उसने क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके से कहा है कि जब आप इस क्वेश्चन हमें दिया है कि दिस इज इक्वल्स टू a साइन इनवर्स 3 की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट। उसने कहा है कि अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो आपको ये चीज़ मिलती है, तो a की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, c तो कांस्टेंट है, a की वैल्यू हमें बतानी है। तो इस चीज़ का इंटीग्रेशन हमने किया तो हमें क्या मिला, a साइन, इस चीज़ का इंटीग्रेशन किया तो हमें ये मिला। तो यानी ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। c तो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी लिख लो साथ में कांस्टेंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ और ये चीज़ क्या होगी, बराबर होगी। तो साइन इनवर्स 3 की पावर x एज इट इज़, तो a की वैल्यू क्या आती है, log 1/log 3। तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू क्या आ रही है, 1/log 3। तो ये वाला हमारा इसका आंसर होगा। यानी हम क्वेश्चन अगर देखें तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों को ऐड करके एक नया फंक्शन बनाया गया है, उसका एरिया बताना है। और कोऑर्डिनेट एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इस कर्व से बाउंडेड जो भी एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो, पहली बात तो y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया है। अगर इसका ग्राफ बनाना है तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो आपका ऐसे चलता है, π/2 पे 1 वैल्यू होती है, 0 पर 0, π/2 पे 1, तो इसको यहाँ से ऐड कर देंगे और फिर पाई पे आते ही 0 हो जाता है। ठीक है,
कॉस एक्स का अगर हम ग्राफ बनाएं तो कॉस 0 पे 1 होता है, 90 पे 0 होता है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। हमें क्या करना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ बताना है, तो सिर्फ जो इंटीग्रेशन करना है वो 0 से π/2 के बीच में ही करना है। ठीक है, 0 से π/2 के बीच में ही हमें इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही वो बात कर रहा है। ठीक है, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो इतना ही हम क्या करेंगे, सिर्फ इंटीग्रेशन में हमें इतना ही पोर्शन लेना है। लेकिन उसने कहा y = ये है, तो ये तो हो गया आपका cos x और ये हो गया आपका sin x। तो sin x प्लस cos x की अगर बात कर रहे हो तो ये जो डार्क वाली लाइन दिख रही है ये हमारा फंक्शन है। ये तो है sin x का, ये है cos x का, बट हमें sin x प्लस cos x करना है तो ये वाला होगा। उसने कहा है sin x प्लस cos x मतलब इसके, और कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब ये और ये, इनके बीच का जो ग्राफ है वो हमें, इनके बीच का जो एरिया है वो हमें बताना है। ठीक है, क्योंकि इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो 0 से 90 ही होता है, तो इसलिए हमने सिर्फ 90 तक का लिया है, यहाँ तक का। ठीक है, तो ये सारा एरिया हमें बताना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अलग कर्व है, ये अलग कर्व है, मतलब वैसे तो sin x cos x अलग अलग ही है ना, तो यहाँ से मैंने ये ब्रेक कर दिया, जहाँ पर इनका इंटरसेक्शन हो रहा था ये ब्रेक किया। 0 से π/4 में किसका इंटीग्रेशन होगा, इस वाले का, और ये किसका है, cos x का, तो 0 to π/4 cos x dx प्लस π/4 से π/2 में किसका इंटीग्रेशन होगा, ये वाले कर्व का। ये कौन सा कर्व है, sin x, π/4 से π/2 में sin x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ये वाला सारा एरिया आएगा, इसमें सब आ जाएगा। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया 0 to π/4, sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस cos x, माइनस बाहर लिख दिया, π/4 से π/2। अब लिमिट अप्लाई करनी है, इसमें अपर लिमिट रखोगे, sin π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, sin 0 0 होता है, माइनस cos π/4 की वैल्यू π/2 की वैल्यू 0 होती है, माइनस cos π/4 1/√2, दोनों को सॉल्व करोगे तो 2/√2 या फिर √2 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन हमें ये दिया है, इसका हमें वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो 5 आता है। तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है a से b fx dx की एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें हम क्या करते हैं a प्लस बी fx की जगह पे हम रख सकते हैं fa प्लस बी माइनस एक्स। वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इन दोनों को जोड़ना है और x माइनस करके fx की जगह पे लिख देना है। तो 1 + 4 5, 5 माइनस एक्स यहाँ पे लिखो, यहाँ पे भी 5 माइनस एक्स और यहाँ पर भी 5 माइनस एक्स, मतलब x की जगह पे। तो जब ये चीज़ आ जाएगी, इसको आप सॉल्व करोगे √x आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में जो यहाँ था वही यहाँ पर भी आया है सॉल्व करके, तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ। ऊपर √x था, यहाँ पर √5 माइनस एक्स हो गया, इसको हमने i मान रखा फर्स्ट इक्वेशन, इसको i मान रखा है सेकंड हो गई। जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2i इधर आ जाएगा और √x प्लस √5 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में भी यही चीज़ है तो कैंसिल हो जाएगी, तो 1 dx आ जाएगा। जैसे ही 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा, ये हो जाएगा x और लिमिट 1 to 4, इसे आप सॉल्व करोगे तो 4 - 1 या फिर i की वैल्यू 3/2, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, मतलब 3/2। क्वेश्चन 630 में क्या कहा है, 0 to 90 mod sin x माइनस cos x। तो sin x माइनस cos x 0 से 90 के बीच में कहाँ पे अलग अलग हो जाता है। हमें एक चीज़ पता है, हमने एक क्वेश्चन कल किया था 618 क्वेश्चन जो था, ये वाला क्वेश्चन जो था, अगर हम इसमें एक चीज़ देखें कि 0 से 90 के बीच में उसने क्या कहा है, ध्यान से देखना, sin x माइनस cos x कहा है। इसका मॉड लेना है, मतलब पॉजिटिव, चाहे आप sin x में से cos x को माइनस करो, चाहे cos x में से sin x को माइनस करो, पॉजिटिव वैल्यू ही हमें लेनी है, मतलब हमें डिफरेंस लेना है, sin x माइनस sin x और cos x का डिफरेंस हमें लेना है। तो 0 से 90 के बीच में अगर बात की जाए तो यहाँ पे समझ लेना अच्छे से कि जब हम 0 से π/4 के बीच में जाते हैं तो cos x का ग्राफ ऊपर है, ठीक है, और sin x का नीचे है, तो इस 0 से π/4 के बीच में cos x माइनस sin x होगा। ठीक है, 0 से π/4 के बीच में अगर करोगे इसका यूज़ तो हम क्या करेंगे, cos x माइनस sin x करके इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, मतलब इस वाले के लिए जो हमें 0 to इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2, तो हम इसे 0 से π/4 और π/4 से π/2 करके इंटीग्रेट करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि 0 से π/4 के बीच में cos x बड़ा हो जाता है ना, और π/4 से π/2 के बीच में sin x का ऊपर आ जाता है ग्राफ, cos x का नीचे, तो sin x बड़ा हो जाता है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे, मैं यहीं पे करके बताऊंगी अभी से, ठीक है। 0 से π/2 sin x माइनस cos x, इसको हम पहले क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। 0 से π/4, क्योंकि π/4 पे क्या हो जाता है, और π/4 से π/2 में हमने इसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, क्यों,
क्योंकि जैसे 0 से π/4 में जाएंगे तो cos x माइनस साइन एक्स होता है, तो ये जो हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मोड लिखा हुआ है यहाँ पर आएगा cos x माइनस साइन एक्स, या फिर आप कह सकते हो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है वो नेगेटिव है। और π/4 से π/2 के बीच की अगर बात की जाए तो साइन एक्स नीचे है, साइन एक्स ऊपर है, कॉस एक्स नीचे, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पॉजिटिव ही रहता है। तो π/4 से π/2 के बीच में ये चीज़ पॉजिटिव है, 0 से π/4 के बीच में ये चीज़ नेगेटिव थी, ठीक है, नेगेटिव थी तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की इंटू -1 से कर दी और ये आ गया, ठीक है। या फिर जैसे मैंने बताया जो ऊपर है उसके हिसाब से करना है, तो ये हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ही रहता है। अब ये हमें इंटीग्रेट करके आंसर बताना है। 0 to π/4 cos x माइनस साइन एक्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे 0 to π/4 cos x माइनस साइन एक्स ये सेम ही तो है, और इस चीज़ को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, √2 - 1 आया था। और जो इसका सेकेंड पार्ट है π/4 से π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो π/4 से π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये सेम ही तो है, बस ये मैंने लिमिट क्या कहते हैं इंटीग्रेशन अलग अलग लगा के लिखा हुआ है। तो इसका आंसर आ रहा था सॉल्व करके √2 - 1, तो यहाँ पर भी √2 - 1, यहाँ पर भी √2 - 1, मतलब इसका आंसर भी √2 - 1 है, इसका आंसर भी √2 - 1 है, तो दोनों को क्या कर देंगे ऐड, फाइनल आंसर क्या आएगा 2 × √2 - 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 630 आपका ऐसे हो जाएगा। मतलब इसमें कन्फ्यूजन मत करना, कभी सोचो कि कैसे हुआ ये। देखो साइन एक्स का ग्राफ नीचे है ना, तो अगर मैं ये वाला पॉइंट लूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ जाऊँ, ये वाली वैल्यू आएगी y की, ठीक है, 1 से बहुत कम आ रही है। अगर मैं इसी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग कॉस की वैल्यू देखती हूँ तो बड़ी वैल्यू आएगी ना, तो इसलिए 0 से π/4 के बीच में cos x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा। π/4 से π/2 के बीच में अगर मैं इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग देखूँ तो यहाँ पर तो cos x की वैल्यू कम आती है, ये वाला cos x का है। और अगर मैं यहाँ से इसी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू देखूं साइन x के लिए, तो साइन x बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए 0 से π/4 के बीच में cos x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव है, π/4 से π/2 के बीच में साइन x माइनस cos x पॉजिटिव है। ऐसे भी देख सकते हो cos का ग्राफ ऊपर है, साइन का नीचे है, cos साइन का ऊपर है, cos का नीचे है, ऐसे भी देख सकते हो उस चीज़ को। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन है 2 √2 - 1, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = e⁻x, y = e⁻−x। तो इसमें आपको इन दोनों के ग्राफ पता होने चाहिए और x = 1 के बीच का जो भी एरिया बनता है वो हमें बताना है, ठीक है। तो y = e⁻x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y 1 आएगा, तो यानी 0 1 पॉइंट है, तो 0 1 पॉइंट ये हुआ, तो ये जा रहा है कुछ इस तरीके से। y = e⁻x का ग्राफ ऐसे जाता है, y = e⁻−x का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर यहाँ x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, तो यानी इसी पॉइंट पर दोनों जो हैं ये और ये दोनों इस पॉइंट पर कट करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमसे कि इस कर्व और इस कर्व, इन दोनों कर्व के बीच का एरिया और x = 1 के बीच का एरिया, मतलब ये लाइन और ये लाइन और x = 1 के बीच का एरिया, मतलब ये वाला एरिया तीनों से बाउंडेड हो रहा है, तो ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, 0 से ये क्या है भाई, ये तो हमारा 1 0 पॉइंट ही हो जाएगा, कौन सा होगा ये, y की वैल्यू अगर 0 रखोगे, देखो भाई ये तो हमें पता है ना x = 1 है, ये वाली लाइन x = 1 है, तो यानी यहाँ पर x की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, y की चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 ही रहेगी, y की चाहे कुछ भी हो। मैं निकाल के भी नहीं देख रही क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 dx, 0 से 1 dx, तो यहाँ रखेंगे y। अगर मैं ये वाला फंक्शन यूज़ करूँगी, ये वाला कर्व यूज़ करूँगी, तो इस कर्व के नीचे का सारा एरिया ये पूरा आएगा, उसमें से माइनस कर देंगे। 0 से 1 ये वाला कर्व यूज़ करूँगी तो इसके नीचे का ये एरिया, तो यानी इस एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये आएगा। तो 0 से 1 ये वाला कर्व पूरे का इस वाले कर्व का इंटीग्रेशन माइनस 0 to 1 इसका इंटीग्रेशन, ये e⁻−x है, ये e⁻x है, तो e⁻x में से e⁻−x का इंटीग्रेशन माइनस, मतलब इसमें से इसका माइनस कर देंगे 0 to 1 में, बस आगे इसमें इंटीग्रेशन करना है। e⁻x का इंटीग्रेशन यही होता है, e⁻−x का इंटीग्रेशन e⁻−x, और माइनस आएगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा। 0 to 1 लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले 1 तो e⁻1 माइनस e⁻0 यानी ये 1 हो जाएगा, प्लस e⁻−1 माइनस e⁻0, तो ये -1 तो -2, ये क्या हुआ e+1/e -2, या फिर ऐसे लिख दो, ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = दिस एंड x एक्सिस और इस कर्व से बाउंडेड जो भी एरिया है सिर्फ हमें वो बताना है।
तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो y इक्वल टू ये जो हमें कर्व दे रखा है, y की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ से हमें x की वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 रखते ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जैसे इसे हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 और 1 मिल जाएगी। x की वैल्यू 1 अगर रखते हैं यहाँ पर तो y की वैल्यू आती है 0। x की वैल्यू 3 अगर रखते हैं तो भी y की वैल्यू 0, मतलब एक पॉइंट तो 1 0 मिल गया और एक पॉइंट 3 0, मतलब जो कर्व है वो 1 0 से भी पास हो रहा होगा और 3 0 से भी। तो मुझे इतना तो पता चल गया कि जो भी हमारा कर्व है 1 0 और 3 0 से तो पास होगा ही होगा। अब ये पता नहीं नीचे से जाएगा ऊपर से जाएगा या कैसे जाएगा, इससे पास होगा। ठीक है, उसके बाद इसने हमें कहा है बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस। इसने कहा है कि एक्स एक्सिस और कर्व से बाउंडेड एरिया ये हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, इस 1 से 3 के बीच का कोई भी पॉइंट ले लो, 2 ले लो, 2 पे देखते हैं कि y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। तो जैसे ही हम इसमें 2 रखेंगे यहाँ पर 4 2 8 -4 -3, तो y की वैल्यू हमें मिल जाती है 1। तो x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो y की वैल्यू हमें मिल जाती है 1। तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कर्व ऐसे जा रहा होगा, भाई इस पॉइंट से इस तक भी इसको जाना है। जब हमें ये पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट जो है कर्व के ऊपर ही है और फिर यहाँ पे आना है, तो कर्व जो है हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है। इतना हमें पता चल गया। उसने कहा था एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया, मतलब ये वाला एरिया हमें बताना है। तो और जितना जहाँ बन रहा होगा ये उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना था। दैट मीन्स ये वाला एरिया हमने निकालना है। ठीक है, तो पॉइंट रख के पता चल जाता है कर्व का। ठीक है, तो ये हमें पता चल रहा है 1 से लेकर के 3 तक। तो इंटीग्रेशन कर दो 1 से 3 और स्ट्रिप हम डालेंगे ऐसे, क्योंकि ये जो हमने स्ट्रिप ऐसे डाली मतलब छोटा सा पोर्शन लिया है x का छोटा सा पोर्शन मतलब dx। अगर dx लेते हो तो इंटीग्रेट करेंगे 1 से 3 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 से 3, जो भी कर्व है वो रख दिया, मतलब कर्व से y की वैल्यू रखी dx। तो क्योंकि कर्व तो पूरा यही जा रहा है, कर्व तो एक ही कर्व है, दूसरा कर्व तो शुरू नहीं हुआ, एक ही कर्व है। तो एक ही कर्व जो था y इक्वल टू ये, यही हमने रखा है dx, बस इसका इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं है। x² x³ 3 3x, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। अब 1 2 3 लिमिट डाल देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3², ये 2 पहले कट कर दिया तो 2x² -x³ 3 -3x। अब 1 2 3 3 यहाँ पे रखेंगे तो 3² हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 3 और फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 -1/3 -3। तो ये फिर हम इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें f की वैल्यू ये दी है, ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन, मतलब वेक्टर से रिलेटेड है। f की वैल्यू ये दी है, c इज़ द एरिया ऑफ द कर्व बिटवीन फ्रॉम 0 to 8, वैल्यू ऑफ f डॉट डी आर। अगर f डॉट डी आर मुझे निकालना है, f की वैल्यू क्या होगी, f तो ये दे रखा है और इस f के अंदर y की वैल्यू क्या रखोगे, x³ ये रखनी है। ये जो y की वैल्यू दे रखी है इसमें f की जगह पे हम रख देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो हमें निकालना है f डॉट डी आर। f जहाँ पर हमें दे रखा था x² -y² i प्लस एक्स वाई जे और y की वैल्यू थी x³, तो x³ रखा, यहाँ पर भी x³ रख दिया। ठीक है, ये तो हो गया मेरा f। dr की वैल्यू जो होती है वो होती है i dx प्लस जे डी वाई, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई। अब ये पूरा x में कन्वर्ट कर लिया तो ये भी x का ही होना चाहिए, dy नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि मुझे पता है y इज इक्वल्स टू x³ है, तो यहाँ से dy अगर मैं निकालूंगी तो 3x² dx आ जाएगा। तो dy की जगह पे 3x² dx रख देंगे, तो dy की जगह पे 3x² dx, इस dy की जगह पे ये रख दिया। ठीक है, तो क्या होगा भाई, जब डॉट प्रोडक्ट है तो i डॉट i1 हो जाता है, तो x² माइनस x की पावर 6 इंटू डी एक्स आ जाएगा, ये आ गया। फिर x की पावर 4 इंटू डी वाई आएगा, x की पावर 4, डी वाई की जगह पे हमने ये लिख दिया 3x² dx, क्योंकि j डॉट j भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसी चीज़ का इंटीग्रेशन करना है, किसमें, क्योंकि ये पूरा का पूरा x में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब dx है। तो जो हमारे पास पॉइंट थे वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे थे, इसके बीच में इसका इंटीग्रेशन बताना था। तो ये पूरा x में कन्वर्ट कर लिया, तो सिर्फ हम x की ही लिमिट का यूज़ करेंगे। 0 से 2 जा रही है x की लिमिट, तो 0 से 2 में इस चीज़ का इंटीग्रेशन कर देंगे। x² माइनस x की पावर 6 dx, ये हो गया 3x की पावर 6, तो माइनस x की पावर 6 और ये ऐड हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, मतलब x² प्लस 2x की पावर 6, इसका इंटीग्रेशन x³/3, इसका x की पावर 7/7। 0 से 2 लिमिट रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2³/3, यहाँ पे आ जाएगा 2² 2 की पावर 7/7। तो बस ये लोअर लिमिट 0 रखोगे तो 0 ही आना है। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये अपने आप आंसर आ जाएगा 824/21, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, ये तो फॉर्मूला दे रखा है कि 1/a² माइनस x², जहाँ पर c तो कोई कांस्टेंट है, 1/a² माइनस x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका 1/2a log
a माइनस एक्स a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स होता है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता, बट अगर कांस्टेंट नंबर पहले आ जाता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स होता है और नीचे 2a होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा सी, 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। √4 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से 2 में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? ये दे रखा है √4 को लिख देंगे हम 2 स्क्वायर, तो 4 को लिखा हमने 2 स्क्वायर, 0 से 2 में इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका फॉर्मूला होता है आपका x/2, NCERT से है, ये पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई, से आप जा करके देख सकते हो। तो ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट, ये चीज़ एज इट इज़ लिख दी जाती है, x/2 एज इट इज लिख दिया, प्लस a²/2, ये a स्क्वायर है, 2 स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर है, a²/2 साइन इनवर्स x/2, x/a। ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला, 0 से जो भी लिमिट छोड़ो, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ भी नहीं किया, x/2 लिख दिया, इसे एज इट इज लिख दिया, है ना, जब ये ऊपर होता है, प्लस a²/2, और जब 1/a² माइनस साइन स्क्वायर होता है, जब हम इस चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं, वो ऐड कर दिया जाता है बस, साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अभी इसमें क्या था, ऊपर वाले क्वेश्चन में अंडर रूट नहीं था, तो ये फॉर्मूला बनता है, और अगर 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होता है तो साइन इनवर्स x/a वाला फॉर्मूला बनता है ना, तो इससे थोड़ा सा याद आ जाता है। बाकी ये फॉर्मूला आपको सीधा पता होना चाहिए, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² साइन इनवर्स x/a, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये क्या रखा है कि e⁻x अपॉन e⁻x+1 का इंटीग्रेशन करना है, तो e⁻x+1, सॉरी ये आधा ही रह गया, हम क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे इसमें, तो यहाँ पर 2 रखोगे, यहाँ पर 2 रखते ये पोर्शन 0, जैसे यहाँ 2 रखोगे ये तो आपको सॉल्व करके 2 मिल जाएगा, ये रहा 2, यहाँ 2 रखोगे तो साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 तब होता है जब π/2 होता है ना, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2, तो ये π/2 आ गया, इसे सॉल्व करोगे पाई आ जाएगा, 1 की जगह पे साइन 90 रखोगे, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, π/2 बचेगा, तो पाई ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि लोअर लिमिट रखोगे तो 0 ही बनेगा, यहाँ पे 0 रखोगे तो भी 0 ही बनना है, ठीक है। तो बस इसमें क्या होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के सॉल्व कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, e⁻x अपॉन e⁻x+1 का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको t मानेंगे तो ये मिल जाएगा, तो नीचे वाले को t मान लिया, e⁻x dx इसका डिफरेंशिएशन हो गया dt, e⁻x dx को हमने dt लिख दिया, इस चीज़ को हमने dt लिख दिया, इसको हमने t लिख दिया, dt/t, 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो log t की जगह पे हमने डायरेक्ट रख दिया e⁻x+1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x dx, 0 से 90 में इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो 0 से 90 में तो आप सीधा बीटा गामा लगा सकते हो, क्या होता है, साइन की पावर है इसमें, कॉस की पावर कुछ नहीं है, तो 0 लिख लिया ऐसे साथ में, 0 से 90 होना चाहिए, साइन की जो भी पावर है +1/2 गामा, कॉस की जो भी पावर है +1/2 गामा, ठीक है। नीचे क्या आता है 2, ये वाली पावर और कॉस और साइन दोनों की पावर ऐड करते हैं, +2 और करते हैं अपॉन में 2, ठीक। गामा 5/2 को आप लिख सकते हो, 5/2 में से 1 कम करोगे 3/2, उसमें से 1 कम करोगे 1/2, और 1/2 में से अगर 1 कम करोगे तो नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव तक जाना नहीं है, जैसे ऊपर छोटी वैल्यू आ जाती है वहीं रुक जाते हैं, तो 5/2 में से 1 कम किया 3/2, उसमें से 1 कम करो 1/2, फिर गामा 1/2, और ये तो गामा 1/2 है ही, इसे लिख दिया एज इट इज, 2 4 और 2 6, 6 का आधा कितना हुआ 3, तो ये आएगा गामा 3, गामा 3 मतलब ये चीज़ आ रही है हमारा गामा 3, गामा 3 मतलब 3 में से 1 कम किया 2 आया 2, और फिर उसमें से 1 कम करोगे तो 1, ठीक है, तो वो उतना ही रह जाएगा, तो गामा 3 की वैल्यू तो आपकी 2 × 1 ही आ जाएगी, या फिर 2 ही आ जाएगी, और ये वाला 2 ये रहा, इस चीज़ को जैसे आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3/16, और रूट गामा 1/2, इसकी वैल्यू √π, इसकी वैल्यू √π, तो ये हो जाएगा हमारा पाई, तो 3π/16 इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ से इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 3π/16। नेक्स्ट क्वेश्चन, x sin x का इंटीग्रेशन करना है, तो वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानना है, तो इजी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं अब सारे के सारे। तो देखो x sin x का इंटीग्रेशन करना है, आईलेट अगर इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ लिया ना प्लेलिस्ट से, तो वहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ILATE, ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें है नहीं, लॉग वाला इसमें है नहीं, एल्जेब्रिक मतलब ये, तो a पहले आया है, तो ये वाला फर्स्ट फंक्शन, t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब
ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, जो पहले आता है वो फर्स्ट, जो बाद में आएगा वो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 लिख दिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन या फिर यही चीज़ उठा करके यहाँ पे लिख दी जाती है। तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और फिर ये जो भी बनता है मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, एक्स बाहर था, प्लस माइनस को बाहर ले लिया तो ये प्लस हो गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, 0 से 90 में इसका इंटीग्रेशन करना है तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आया तो ये आ गया। इसका 0 से 90 में करना था इंटीग्रेशन, तो π/2 जैसे यहाँ रखोगे 0, यहाँ रखोगे तो 1 माइनस लोअर लिमिट यहाँ रखोगे 0 आएगा, यहाँ रखोगे 0 आएगा, तो सिर्फ आपको 1 मिल रहा है, 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देख लो पहले, dx अपॉन e की पावर x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? अगर e की पावर x माइनस 1 को t भी मानते हो तो ऊपर नहीं मिलने वाला उसका डिफरेंशिएशन, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, तो देखो dx अपॉन e की पावर x माइनस 1, इसको t मानने पे इसमें कुछ होने वाला है ही नहीं, तो मैंने क्या किया ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना, e की पावर माइनस x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई किया ये आ गया, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये e की पावर माइनस x, इसको जैसे ही t मानोगे, t मान लिया इसको, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस x dx और माइनस ये वाला ये रहा इक्वल टू dt, तो इस चीज को e की पावर माइनस x dx को मैंने क्या लिख दिया dt, तो ये तो आ गया मेरा dt, इसको मैंने लिख दिया t, तो dt अपॉन t इंटीग्रेशन log t की वैल्यू क्या है 1 माइनस e की पावर x, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा log 1 माइनस e की पावर माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है, पहले मैंने 640 करा दिया, उसके बाद 639 करा रही क्योंकि वो छोटा सा ही था, ठीक है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। आर देन आर सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर मतलब रियल नंबर, ठीक है, सी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा तो हमें इसका इंटीग्रेशन बताना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो एक तो अपना मन है कि यहाँ पर हम ए और बी की कुछ वैल्यू मान लें, या फिर हम ए और बी में ही सॉल्व करना चाहते हैं तो थोड़ा दिक्कत इसमें हो सकती है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं जहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ए और बी दोनों 1 होते थे, ठीक है। तो उन के क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, ए और बी दोनों 1 होते थे, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ होता था, मतलब बीच बीच में भी ऐसे क्वेश्चन आते थे, क्वेश्चन करते हैं बीच में कहीं फंस जाता था 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हम क्या करते थे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना, 1 अपॉन √2 से, सॉरी। तो हमने क्या किया यहाँ पर ए और बी को तो मैंने ए और बी की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया 1/√2, तो यहाँ भी 1/√2, यहाँ भी 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 1/√2, यहाँ पहले मैंने क्या देखो a sin x प्लस b cos x को ही मैं सिर्फ सॉल्व कर रही हूँ, तो ये रहा a और b की जगह 1/√2 रखा, 1/√2 a की जगह पे 1/√2 और 1/√2 ही sin π/4 होता है, cos π/4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1/√2 रखते हैं, ये रख दिया 1/√2, यहाँ भी हो गया 1/√2, तो इसके साथ मैंने cos π/4 रखा है साइन वाले के साथ, और cos के साथ sin π/4 रखा है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि cos sin a cos b प्लस cos a sin b, ये क्या हो जाता है sin a प्लस b हो जाता है ना, sin a cos b, ये a हो गया, ये b हो गया, कैपिटल A लिख लो, कैपिटल B, और ये a है, ये b है, ये b है, ये a है। तो ये फॉर्मूला होता है ना sin a cos b प्लस cos a sin b का, तो sin a प्लस b होता है, तो मुझे साइन में ही बनाना था, इस वजह से मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये दे रखा था a और b की जगह पे 1/√2 1/√2 रखा, साइन वाले के साथ cos π/4 रख दिया, cos वाले के साथ sin π/4 रख दिया। इस चीज़ को मैं लिख सकती हूँ sin a प्लस b, sin x प्लस π/4, ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर a और b को तो मैंने 1 पुट कर दिया, मतलब a और b को तो भूल जाओ, या फिर आप सोच लो कि मैंने a और b की जगह अगर 1/√2 रख रही हूँ तो मुझे यहाँ भी 1/√2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, मतलब या तो आप इसको ये भी छोड़ दो, ठीक है। a और b को 1/√2 रख रहे हैं, भूल जाओ, a की वैल्यू भी 1 पुट कर दी, b की वैल्यू भी 1 पुट कर दी, तो यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। मुझे क्वेश्चन को सिंपल करना है, 1 हो गया, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, मैंने क्या किया, यहाँ पर 1/√2 से मल्टीप्लाई की, यहाँ पर भी 1/√2 से मल्टीप्लाई की, तो जब नीचे 1/√2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा। ये जो चीज़ बन गई है यही तो है, इस 1/√2 को मैंने ये लिख दिया, फिर sin x प्लस 1/√2 को ये लिखा, cos x को फिर ये लिख दिया, ये चीज़ हो गया sin x प्लस π/4, तो इसको मैंने sin x प्लस π/4 लिख दिया। sin x 1 अपॉन sin x प्लस π/4 को cos x में चेंज कर सकते हो, और cos x का इंटीग्रेशन होता है log 10 एंगल अपॉन 2,
log 10 1/2 एंगल अपॉन 2 करोगे तो ये लिखोगे, या फिर इसमें से 1/2 बाहर ही रहने दो। अगर 1/2 बाहर ही लिखना चाहते हो तो 1/2 यहाँ लिखा, यहाँ आ जाएगा x प्लस π/4। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अगर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 मैंने मानी है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, a और b को 1/√2 ना रख करके a और b की वैल्यू क्या रख दी मैंने, 1 रख के, और sin x प्लस cos x सिंपल मान के 1/√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इस चीज़ को ऐसे चेंज कर दिया, cos x में चेंज हो गया। cos x का इंटीग्रेशन होता है log 10 एंगल अपॉन 2, तो इसका अपॉन 2 हो गया। इस 1/2 को मैंने बाहर ही रख लिया, अंदर ना रखो। ठीक है, x प्लस π/4। अब आंसर से मैच कैसे करोगे वो देख लो इस क्वेश्चन में। ये चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो रखी होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा। अब 1/√2 मेरे वो आंसर में जो आ रहा है यहाँ पर 1/√2 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें किसी में a और b की वैल्यू 1 रखने पर √2 आ रहा है, नीचे a और b की वैल्यू रखने पर यहाँ पे √2 आ रहा है, इसमें तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही अलग आ रखा है। 1/2a, a की वैल्यू 1 रखने पर यहाँ पर 1/2 आ रहा है, मेरा 1/√2 आ रहा है, ये भी नहीं है, तो a ही ऑप्शन इसका आंसर होगा। इतने से भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आगे मैच करना चाहो तो 1/a और b की वैल्यू 1/√2, a और b की वैल्यू 1 रखी तो ये √2 हो जाएगा। log, तो यहाँ पर भी log है, फिर 10 है, फिर 1/2 है, log है, 10 है, 1/2 है, x है, यहाँ पर π/4 है, और इसमें लिखा है tan इनवर्स b/a। तो इसने आंसर में हमने π/4 लिखा है, उसने लिखा है tan इनवर्स b/a। तो b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 हमने मानी थी, तो tan इनवर्स ये 1 ही तो हो जाएगा, उसको π/4 लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर π/4 आ रहा है, उसने उस π/4 को tan इनवर्स b/a लिख दिया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये तभी समझ में आएगा जब प्रैक्टिस कर रखी होगी अच्छे से। ए और बी को 1 मान के तब सॉल्व करके आंसर से मैच कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। कहा है dx अपॉन एक्स √1 माइनस एक्स क्यूब। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे, देखो 1 माइनस एक्स क्यूब को हम t मान ले अगर, तो उसका डिफ्रेंशिएशन आएगा -3x², मतलब x² आ रहा है और x² ऊपर होना चाहिए था, नहीं है, तो मैंने x² से ऊपर नीचे पहले तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, इसमें x² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। तो देखो जब हम x² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब 1 माइनस एक्स क्यूब को मैंने t मान लिया, तो यहाँ से -3x² dx बराबर हो जाता है dt। ठीक है, तो x² dx की वैल्यू dt अपॉन -3, तो x² dx की जगह पे रखा dt अपॉन -3। नीचे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब को यहाँ से क्या रखोगे, एक्स क्यूब की वैल्यू 1 माइनस टी, तो इसकी जगह पे रख दिया 1 माइनस टी, और सॉरी इस पूरे को अगर इस पूरे को मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दिक्कत करेगा वरना। √1 माइनस एक्स क्यूब को हमने t मान लिया, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी t², और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -3x² dx आ जाएगा 2t dt। तो x² dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -2/3 t dt। ठीक है, तो x² dx की जगह पे हमने क्या रखा, -2/3 t dt। ठीक, और एक्स क्यूब की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालना है, रूट में नहीं चलना हमें, एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 1 माइनस t², तो ये 1 माइनस t² हो गया। ठीक है, और इसको क्या लिख दोगे, t, इस t से ये t कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -2/3 dt अपॉन 1 माइनस t² का इंटीग्रेशन। माइनस की इंटू पहले इसमें अंदर कर दो, ठीक है, कभी a² माइनस x² इसमें अप्लाई कर दो, वो नहीं करना है। ये हो जाएगा 2/3 इंटीग्रेशन dt अपॉन t² -1 है ये, क्योंकि माइनस पहले सॉल्व करना है वरना आंसर गलत आएगा। अब x² माइनस a² का जो इंटीग्रेशन होता था वो होता है 1/2 × a, इसको लिखो a², a हो गया ये, t² माइनस, अभी एक क्वेश्चन किया था ना इससे ही, फॉर्मूले वाला क्वेश्चन था जो, वो उसमें a² माइनस x² था, यहाँ पर t² -1² है, मतलब ये t है ना जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं वो यहाँ है, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर है, तो क्या करते हो 2/3 तो बाद में लिख लो चाहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका हो जाएगा 1/2 × कांस्टेंट 2 × 1, फिर लिखना है log t -1 अपॉन t + 1। अगर ये होता a² माइनस 1 अपॉन में a² माइनस x² होता तो a + x अपॉन a माइनस x होता है, फॉर्मूला बता रही हूँ। अगर x² माइनस a² होता है तो x माइनस a अपॉन x + a होता है। ठीक है, तो ये हो गया, t की वैल्यू जो है हमने रख दी, ये आया सॉल्व करके 1/3 log t की वैल्यू √1 माइनस x³ -1 अपॉन √1 माइनस x³ + 1। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर
आंसर मैच कर सकते हो आप। कौन सा आंसर है? 1/3 1/3 1/3, ये तो होगा नहीं, -3 का मतलब नहीं, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हमें दे रखा है। ठीक है, इसमें हमें कहा है dx/x² - x, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पहले तो हम x² - x को ये लिख लेते हैं। ठीक है, ये सब मेथड पढ़ा रखे हैं, वही इंटीग्रेशन वाली प्लेलिस्ट देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसको हमने ऐसे लिख लिया x(x-1). अब ये जो है हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, 1 पार्शियल फ्रैक्शन से 1/x(x-1) को, ये भी 1 पावर वाला फैक्टर है, ये भी 1 पावर वाला फैक्टर है, तो a/x प्लस b/ ये लिख लिया। इसका एलसीएम लोगे तो a × x-1 b × x आएगा, नीचे x(x-1) आएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 = ये बचेगा हमारे पास सिंपल। तो x की वैल्यू एक बार 0 रख दो, एक बार x की वैल्यू 1 रखो। जैसे ही x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, यहाँ 0 रखोगे तो a की वैल्यू आपको -1 मिलेगी। जैसे ही a की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 = b, तो यहाँ से b की वैल्यू 1 मिलेगी। अब a और b की जो भी वैल्यू मिलती है उठा करके यहाँ रख देनी है, तो ये हो गया 1/x(x-1) = 1/x, a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 1 है, 1/x-1। मुझे क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। -1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -log x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x-1। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो log x log a log b, तो log a/b ऐसे लिख सकते हैं। और जो लिमिट दे रखी है वो उसने 2 से 3 दे रखी है, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब 3 रखेंगे तो कितना आएगा 2, log 2 नीचे क्या आएगा 3 माइनस log 2 रखोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं आप log 2 माइनस log 3, या फिर ये log a माइनस b है तो इसे लिख सकते हो log a डिवाइडेड बाय b। माइनस होता है तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड का बना दिया मल्टीप्लाई और ये 2/1 हो जाता है, तो इसे कह सकते हो log 4/3। तो आंसर आएगा हमारा log 4/3। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। बहुत आसान है, इसमें कहा है कि e⁴x fx प्लस f' dx। इसका आंसर हमेशा क्या होता है? अगर ये जो तरीका दिया हुआ होता तो इसका आंसर होता है e⁴x fx, तो यानी e⁴x fx, तो यानी ये जो साइन है वही हमारा fx है और fx ही वो हमसे पूछ रहा है, क्या होगा? fx क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका आंसर। भाई जब भी ऐसी कोई फॉर्म दी हुई होती है तो उसका आंसर e⁴x × fx होता है, तो e⁴x × fx क्या हो गया? sin x, वही पूछ रहा है, तो sin x यानी बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।